मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम आपको एक रिसर्चर से मिलाएंगे जिन्होंने अपनी स्टडी की है चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जानेंगे उनकी रिसर्च के मुख्य बिंदु, क्या फाइंडिंग्स रही हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्यों उन्होंने ये स्टडी की, क्या निकल के आया और आगे उसके क्या सोल्यूशन हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निखिल उंडाड़े हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, लो विजन है, बिजनेसमैन है और साथ ही साथ रिसर्च कर रहे हैं। निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो डान पे। थैंक यू दानिश जी। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं हमें। जी बिल्कुल। जैसे आपने मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम है निखिल उंडाड़े एंड आई एम 27 years old एंड आई एम पार्शियली ब्लाइंड। तो मेरी जो डिसेबिलिटी है वो 80% है। एंड ये डिसेबिलिटी अगर आप मुझे पूछने गए कि कब से हुई है, तो ये लगभग जब मैं 16 उम्र का था, जब मेरी 10th ख़त्म हुई, उसके तुरंत बाद ये डिसेबिलिटी आई। एंड ये डिसेबिलिटी की वजह है रॉड कोन डिस्ट्रोफी नामक एक डिजीज़, जिससे मेरी जो विजन है वो ड्रास्टिकली लो हो गई उस दौरान। एंड उससे थोड़ा नाइट ब्लाइंडनेस होता है उस डिजीज़ की वजह से, और थोड़ा कलर्स भी कम दिखते हैं इन लो लाइट। तो इस डिसेबिलिटी के कारण मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का उस समय सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे पहली जो मेरी लाइफ थी वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी। आई यूज्ड टू बी अ बैक बेंचर एट दैट टाइम, जब मैं स्कूल में था। तो जब मुझे डिसेबिलिटी आई, अचानक से मुझे फर्स्ट बेंच में बैठना पड़ा क्योंकि विजन प्रॉब्लम हो गई। उस दौरान मुझे फर्स्ट बेंच से दिखता था जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है। एंड उसके ही थोड़े कुछ महीनों बाद वो विजन भी थोड़ी कम हो गई थी। तो उस वक्त तो बहुत
टेंशन आने लगा था कि भाई अब एजुकेशन कैसे करें, क्योंकि वो एजुकेशन करने का टाइम था मेरे, तो आगे ग्रेजुएशन कैसे करें, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करें। तो मैंने उस वक्त सोचा कि बैचलर इन कॉमर्स कर लेते, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में। जैसे अभी आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे, बिजनेसमैन क्यों बना, उसकी भी एक स्टोरी है। तो मैंने कॉमर्स लिया, थोड़ा अकाउंटिंग समझा, मैथ्स समझा क्या होता है। एंड उस दौरान एक चीज़ थी कि अवेयरनेस जो थी एक्सेसिबिलिटी को लेके, या फिर किसे रीच आउट करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो बिल्कुल ज़ीरो थी मुझे। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मैं अपने एकेडमिक ईयर में उस दौरान 2 इयर्स मुझे बहुत लो मार्क्स आए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। एंड लगभग आप मान के चलिए मेरा एक सब्जेक्ट बैक भी रहा उस दौरान। वो बाद में मैंने क्लियर करवा लिया, बट अवेयरनेस ही मुझे कम थी। आजू बाजू में मेरे जो क्लासरूम था या और भी क्लासरूम थे अलग अलग, उनमें भी कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी था नहीं, कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं था। और मैं खुद उस दौरान डरता था कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि टीचर को भी कैसे बताए कि मुझे ऐसे डिसेबिलिटी है, हेल्प आउट करे। तो हेल्प मांगने से भी थोड़ा डरता था उस दौरान। तो इससे बहुत सारी उस वक्त कठिनाइयाँ आई। एंड उसके बाद अगर आप बात करें तो मैं हमारे यहाँ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एक डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर है, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ उनके कोऑर्डिनेटर से मिला। तो उनसे मुझे लो विजन एड्स के बारे में पता चला, स्क्रीन रीडर्स क्या होता है ये पता चला, उसके कोर्स के बारे में पता चला। तो मैंने वो कोर्स सीखा। एंड तब मैं बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ इंटरेक्शन किया पहली बार। उससे पहले मेरा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ करता था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ। तो उस इंटरेक्शन के कारण एक चीज़ हुई कि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ डिसेबिलिटी सेक्टर में, कि मैंने देखा कि बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है जिनको दे हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक मी। एंड कुछ के प्रॉब्लम्स अलग अलग थे, तो वो सुन के थोड़ा ऐसा लगा कि इस सेक्टर में बहुत सारा काम होना अभी भी बाकी है। तो इसी इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मैंने सोचा कि इन फ्यूचर जब कभी अपॉर्चुनिटी मिले इस सेक्टर में, हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान करना है, थोड़ा समझना है डिसेबिलिटी को लेके, एंड कुछ तो करना है। उसके बाद मैंने मास्टर्स में नहीं, उसके बाद मैंने थोड़े दिन सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आज के समय में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, बहुत मुश्किल है क्लियर करना। और उस वक्त मैंने फिर भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई किया था। लगभग एक IBPS की बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रीलिम्स मैंने क्लियर की थी, और उसके साथ साथ SSC CGL की एग्ज़ाम्स की भी प्रीलिम्स क्लियर की थी। और SSC CGL के मेंस में कुछ 9 मार्क्स से मेरा वो पेपर रह गया था। एंड उसके कारण थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ था। फिर भी मेरी तैयारी प्रिपरेशन चालू थी। बट अगर आप कहने गए तो जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने सोचा था कि MBA करूं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करूं। बट उस दौरान मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। तो हमारा जो बिजनेस है वो यूटेंसिल्स और किचन अप्लायंसेस का बिजनेस है। बेसिकली इट इज़ अ रिटेल शॉप जो पुणे में ही है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। और ये शॉप मेरे पिताजी रन करते थे बहुत पहले से। तो उन्हें सडन हार्ट फेलियर होने की वजह से उनका देहांत हो गया उस समय। तो मुझे कोई बड़ा भाई या कोई भाई बहन नहीं है, तो पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी उस वक्त। एंड तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पड़ी। तो ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जो मैं फ्यूचर में करना चाहता था वो ऐसे ही आ पड़ा मेरे सिर पे। एंड फिर मैंने MBA करने का सोचा, उन्हीं कुछ कठिनाइयों के साथ भी। तो MBA में मैंने एडमिशन लिया। हमारे नज़दीक ही कॉलेज है, मैनेजमेंट स्कूल है वहाँ पे। एंड MBA इन मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स, इस फील्ड में इट वाज अ ड्यूअल
MBA। सो इस फील्ड में मैंने मैनेजमेंट किया एंड ये 2 साल का कोर्स था। यहाँ से मुझे मैनेजमेंट स्किल सीखने मिली बहुत सारी एंड मुझे पहले से ही क्लियर था कि MBA करके मैं कभी जॉब नहीं करूँगा, इस स्किल का यूज़ मैं अपने बिजनेस में ही करूँगा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बिजनेस। ग्रेट। या ये बताएं निखिल, बिजनेस आप कर रहे थे, एमबीए कर ली, बिजनेस आपका सही चल रहा है, बिजनेस पे हम लौट के आएंगे दोबारा। हम्म तो उस दौरान फिर ये रिसर्चर बनने का कैसे सोचा आपने? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली डिसेबिलिटी फील्ड में तो मैं कुछ करना चाहता था वहाँ पे। तो उसी दौरान मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, मेरे एक सर है उनसे, कि NCP-EDP नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड और ये जावेद अबीदी फेलोशिप प्रोग्राम रन करती है। और इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर तुम डिसेबिलिटी के ऊपर ही काम कर सकते हो, कोई भी एक टॉपिक चुन के। तो उन्होंने बोला तुम अपना टॉपिक चुन लो, तुम्हें कौन से टॉपिक पे काम करना है। तो मैंने बोला कि मुझे हायर एजुकेशन पे काम करना है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे वो फेस कर रहे थे चैलेंजेस और मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। देन आई हैव डिसाइडेड टू चूज द टॉपिक challenges faced by persons with disabilities in higher education institutions। फिर मैंने ये रिसर्च की शुरुआत की। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में हमें मेंटोर्स ने सिखाया डिसेबिलिटी के बारे में, व्हाट इज डिसेबिलिटी, इंक्लूजन क्या होता है। देन RPWD एक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं थी, RPWD एक्ट 2016 हमें समझाया। और एक एडवोकेसी का तरीका क्या होता है वो हमें बताया, रिसर्च का तरीका क्या होता है ये हमें बताया। उसके बाद हमारी फेलोशिप स्टार्ट हुई उस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बाद एंड थ्रू द टाइम पूरे रिसर्च के दौरान हमें सपोर्ट दिया जाता था, जो भी हमें दिक्कतें आती थी रिसर्च के दौरान स्टडी कंडक्ट करने में। तो हमें अपने आप से हम जो हमने टॉपिक ऑफ इंटरवेंशन चूज किया था उसको इन डेप्थ उसका एनालिसिस करने के लिए पहले बोला गया, तो हमने उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया, समझा कि हायर एजुकेशन में ये चैलेंजेस क्यों है, उसकी रूट कॉज क्या है, क्या ऑलरेडी पहले से पॉलिसीज कुछ बनी हुई हैं या नहीं है, उसके बारे में जाना। उसके बाद क्वेश्चनेयर फ्रेम किया, एक सर्वे कंडक्ट किया फिर उस क्वेश्चनेयर से। तो लगभग मेरा जो रिसर्च का सैंपल साइज था वो 202 था एंड जो भी स्टूडेंट्स थे वो अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, देन रूरल इंस्टीट्यूशन को भी कैटर किया है मैंने वहाँ पे। तो एकदम डाइवर्स है एंड अलग अलग डिसेबिलिटीज भी है। हालांकि देखने गए तो हमें सेंसरी डिसेबिलिटीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज में लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और सेरेब्रल पैल्सी, इन जैसे डिसेबिलिटीज का ज़्यादा नंबर देखने मिलता है। और जो इनविजिबल डिसेबिलिटीज है या इंटेलेक्चुअल मेंटल डिसेबिलिटीज है, इन टाइप्स के डिसेबिलिटीज का नंबर बिल्कुल ना के बराबर देखने मिलता है। आप डिटेल में हमें फाइंडिंग्स बताएं, फाइंडिंग्स क्या हैं? ओके, तो फाइंडिंग्स मेरी ये रही सबसे पहले कि अवेयरनेस अबाउट द प्रोविजंस अंडर RPWD एक्ट 2016 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि आज भी 4 में से सिर्फ एक बच्चा RPWD एक्ट 2016 के बारे में जानता है, और प्रोविजंस के बारे में अगर हम देखने गए तो लगभग 10 में से 9 बच्चों को प्रोविजंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बेसिक प्रोविजन थोड़ा बहुत पता है, बट पॉलिसीज हो जैसे UGC गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को, ये पता चला। उसके अलावा अगर चैलेंजेस की बात करें तो 4 लेवल पे मुख्यतः चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जहाँ पे 70% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज स्टिल कंटिन्यू टू फेस फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स, एंड उसके साथ 60% ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज आर करंटली फेसिंग challenges in curriculum and learning। एंड उसके अलावा कुछ 40% स्टूडेंट्स को एटीट्यूडनल बैरियर्स का भी सामना करना पड़ता है। एंड इसको और डेप्थ में गए और जाना कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों होती है,
तो ये पता चला कि इट इज जस्ट बिकॉज कि कॉलेजेस में एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की भी कमतरता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ट्रांसपोर्ट की भी कमतरता है, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी की। उसके अलावा करिकुलम भी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया होता है कि वो सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स भी ऑर्डिनरी चलते आ रहे हैं, दे आर नॉट अलाइंड विथ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क। इसी वजह से एनरोलमेंट है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, वो बिल्कुल लो है। इसके ऊपर एक स्टडी थी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जिस रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। उसके मुताबिक आज भी 0.2% ऑफ स्टूडेंट्स आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आउट ऑफ जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसमें। तो लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पूरे इंडिया में, और उसमें से हम देखने गए तो सिर्फ 90,000 स्टूडेंट्स जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। उसमें भी 50,000 प्लस मेन है, 30,000 प्लस वीमेन है। वहाँ पे भी हमें वीमेन का उतना एम्पावरमेंट नहीं है, वीमेन के लिए उतना सपोर्ट नहीं है, और वो कहीं ना कहीं लेफ्ट पीछे रह रही है इस सेक्टर में, एजुकेशन में। एंड ये लो एनरोलमेंट क्यों है? देखो, हमें गवर्नमेंट से अनेक स्कॉलरशिप स्कीम्स भी मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कॉलरशिप स्कीम्स नहीं मिलती है, बट उसके उसके अलावा अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये एक्सेसिबिलिटी अभी भी बिल्कुल, अगर हम कहें मेरे सर्वे में जो भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, एफिलिएटेड कॉलेज है से, वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ रैंप बनाइए। तो रैंप या लिफ्ट ये एक्सेसिबिलिटी का मतलब स्टैंडर्ड नहीं होता है। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड तो है बट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ये ना होने की वजह से ये एनरोलमेंट बहुत कम है, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या मिडवे ही अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन ना होने के कारण लर्निंग में। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं आज भी बच्चे एजुकेशन में बहुत पीछे रह रहे हैं। ये जो आपने बताया एक जनरल परसेप्शन है कि हालात बहुत अच्छे नहीं है, आपने उसको पेपर पे उतार दिया, जी। और जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो सब आपकी बातों से एग्री करेंगे कि ये इश्यूज हैं जो भी जी। इस इशू में जाता है। क्या पिछले एक डेकेड में जब से अवेयरनेस बढ़ी है, तो क्या आपका सर्वे ये कुछ बताता है कि कुछ एनजीओ इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, जब गवर्नमेंट कुछ करेक्टिव मेजर ला रही है, कुछ अच्छा कर रही है, जहाँ ग्राउंड पे सिचुएशन यो की त्यों है? जी। कुछ ऐसे एनजीओज है मेरी स्टडी में मुझे मिले जो डायरेक्टली कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, देन कुछ एक्सेसिबल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ऐसे एनजीओज कुछ अच्छे काम कर रहे हैं कोलैबोरेट करके हायर एजुकेशन के साथ, बट जो एक्सेसिबल मटेरियल्स हो या एक्सेसिबल पीडीएफ्स, जो भी चीज़ें हो जो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, वो सब अगर देखने गए तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट कि या फिर गवर्नमेंट रूल्स होने चाहिए कि जो इंश्योर करे कि कॉलेजेस खुद से विदाउट एनी सपोर्ट, सभी कॉलेजेस एकेडमिक ईयर के शुरुआत से ही बच्चों को एक्सेसिबल मटेरियल्स प्रोवाइड करें। अभी बच्चों का ये कहना है कि हमें एक्सेसिबल मटेरियल्स तो मिलते हैं, बट वो कब मिलते हैं? एग्जाम के 2 वीक्स पहले, 1 वीक पहले। एंड जहाँ पे स्क्राइब्स की भी बात हो, तो स्क्राइब्स जब मिलते हैं स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज को, वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो स्क्राइब्स के लिए भी उनकी कॉम्पिटेंसी को मेजर करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज बन जाता है। उस पे अभी तक गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है कि स्क्राइब की कॉम्पिटेंसी पे भी ध्यान दिया जाए। इससे बहुत सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स बैकलॉग रह जाते हैं। मतलब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कैसा होता है, मान लो कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम पे अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मान लो उसे ऐसा स्क्राइब दिया जाता है कि जो मराठी मीडियम में जिसका एजुकेशन चल रहा है, तो उसको
इंग्लिश में स्पेलिंग्स काफ़ी सारी वर्ड्स की लिखना हो, या जो भी चीज़ें हो, जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको नरेट करता है तो उसे वो स्पेलिंग में भी दिक्कत आती है, इससे बहुत टाइम जाता है और वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते अपना, हालांकि उनको नॉलेज होने के बावजूद। एंड इसके अलावा मैंने स्टडी में और एक चीज़ इंक्लूड की है, जो है नैक, जो असेसमेंट करवाता है, असेसमेंट एंड एक्रेडिशन करवाता है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। उसकी भी उसमें सेल्फ स्टडी रिपोर्ट दी जाती है बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो उनकी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने, लगभग 5 यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट। तो उसमें भी ये पाया गया कि वो एक्सेसिबिलिटी मेजर्स में उसका एक क्राइटेरिया होता है 7.1.7, जो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के बारे में रिपोर्ट्स मांगता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। तो उन रिपोर्ट में ये देखा गया है कि उन्होंने जो पिक्चर्स अपलोड की है वो हार्डली लिफ्ट्स हो या रैम्प्स हो, उसी की पिक्चर्स अपलोड की गई है। वॉशरूम एक्सेसिबिलिटी एक यूनिवर्सिटी, ये मैं सब टॉप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से भी एक ही यूनिवर्सिटी ने वॉशरूम एक्सेसिबल किया हुआ है, बाकी के यूनिवर्सिटीज में वॉशरूम एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लो विजन एड्स हो या जो भी अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है महाराष्ट्र में, या हम इंडिया की भी बात करें, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो वहाँ पे ये यूजीसी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, अभी भी इंश्योर नहीं किया गया कि इन इम्प्लीमेंट्स को वहाँ पे फॉलो किया जाए। जी, तो क्या मेजर रिकमेंडेशंस हैं आपकी? एक सवाल तो ये है, दूसरा, अब जब ये रिपोर्ट तैयार हो गई है तो जी। आगे इसको कैसे गवर्नमेंट तक, लोगों तक ले जाया जाए ताकि आपकी रिकमेंडेशंस को माना जाए? ओके, तो सबसे पहले मैं रिकमेंडेशंस और सजेशंस आपको बताऊंगा इससे। कुछ गाइडलाइंस है, जैसे मैंने बात की यूजीसी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, तो ये ऑलरेडी बनाया स्टैंडर्ड है, गाइडलाइन है, जिसको बस इम्प्लीमेंट करना इसकी ही बात हो गई है फुल फोर्स से। सो उसके लिए एक सजेशन जाता है कि गवर्नमेंट कुछ नेसेसरी मेजर्स ले कि इस यूजीसी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड को हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए, इसको इंश्योर करें। और उसके साथ जो भी कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स होती है और ई लर्निंग पोर्टल्स होते हैं, वो सभी WCAG गाइडलाइंस को अलाइन करके उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको भी एक्सेसिबल करवाया दिया जाए, ये दूसरी। उसके अलावा जो मैंने बताया कि करिकुलम और टीचिंग एंड लर्निंग में स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए सजेशन होगा कि जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है, ये दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि इट इज़ डिज़ाइन फॉर ऑल लर्नर्स। जैसे मान लो कभी कभार स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की प्रेशर से, उनके करिकुलम की प्रेशर की वजह से कई बार बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, तो कभी समझ में नहीं आती है कई बार चीज़ें जो सिखाया जाता है वो। तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी को ऑडियो फॉर्मेट में सीखना ज़्यादा बेटर हो जाता है, किसी के लिए विजुअल फॉर्मेट होता है, किसी के लिए लिसनिंग फॉर्मेट होता है, किसी के लिए प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाए तो उसको ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो इस फॉर्मेट से उसको भी इंक्लूड करके इस फॉर्मेट में पूरा फ्रेमवर्क डिज़ाइन होना चाहिए, करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए। एंड तो ये एक सजेशन रहेगी। उसके अलावा अगर हम और एक सजेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को मॉनिटर करना और इसकी अकाउंटेबिलिटी रखना, कि मान लो कल को इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर दे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं, मान लो कहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं कि रैंप बनी हो, ड्यू टू सम रीजंस कई बार वो रैंप में खराबी भी हो सकती है उसका बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसे पुनः डेवलप करना ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है।
तो ऐसे हर हर कोई एक्सेसिबिलिटी मेजर की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट हो और उसके अकॉर्डिंग एक फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का पूरे, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें एनहांस हो। तो ये एक सजेशन, ये एक की सजेशन रहेगा। ऐसे बहुत सारे सजेशन है, बट मैंने जो बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है। और अगर ये चीज़ें होती है तो आगे एनरोलमेंट में बहुत बड़ा हमें इंक्रीज दिखेगा स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के एनरोलमेंट में। बिल्कुल। एंड और इसका असर हमारी एम्प्लॉयमेंट पे है सीधा सीधा। जितना हायर एजुकेशन में लोग नहीं जाएंगे तो वो फिर आगे जाके हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करेगा, और उसी के कारण एम्प्लॉयमेंट में भी अगर नंबर देखें तो हमारा बहुत कम है। जी, मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पे आ रहा था अभी कि मतलब ठीक है, हमें चैरिटी बेस्ड अप्रोच से जो एक्सेसिबिलिटी मेजर्स है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हम कहने गए, ये जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, आगे एम्प्लॉयमेंट लेंगे। और जब तक उनका हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। और जब स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब मिलेगी आगे जाके, तो वो एक देश में एक इनकम टैक्स पेयर भी बन सकते हैं और देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे जैसे आपने दूसरी बात बताई कि इस रिसर्च को मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा, गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाऊंगा। तो मेरा जो अभी एडवोकेसी चल रहा है करंटली, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसके लिए काम कर रहा हूँ सबसे पहले। तो हमारे जो पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनके साथ मैंने एक शॉर्ट मीटिंग की है। एंड अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने मेरी मीटिंग शेड्यूल करनी है, अभी हुई नहीं है लेकिन करनी है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सिटी का, उनके साथ। तो उनके साथ जब मीटिंग शेड्यूल होगी तो मैं उनको एक पॉलिसी ब्रीफ जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए वो दिखाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट में अभी किस तरीके से चैलेंजेस है और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं विद सजेशंस। तो उन्हें वो दिखाऊंगा। उसके साथ अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के लिए ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, जो भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है खास करके उनके लिए। बट अगर देखने गए तो यूजीसी एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं एट द इनिशियल स्टेज, जो भी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे। तो उसके लिए मैं जो स्टेट का हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके कांटेक्ट में आने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक उनके मीटिंग के लिए वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया है। एंड उसके साथ नेशनल लेवल पे भी काम चल रहा है। हालांकि वहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग हुई है मेरे साथ रिसेंटली, जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके डायरेक्टर के साथ मेरी टेलीफोनिक कॉल पे बात हुई है। उनको मैंने पॉलिसी ब्रीफ सबमिट की थी विथ एविडेंस, एंड उन्हें लगा कि इस विषय पर काम होना चाहिए। तो उन्होंने टेलीफोनिक कॉल पे बात की, उनको मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सबमिट की है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एंड इस चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ा के ये चीज़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सामने रखी जाएगी कि इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है। बहुत तो बढ़िया। जी, तो इस तरीके से एडवोकेसी चल रही है फिलहाल। एंड जो स्टेट के डिसेबिलिटी कमिश्नर है, उनसे भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उनकी तरफ से भी हमारे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को अपील जाएगी, जो मैंने अपील लेटर बनाया है उसके लिए। एंड होपफुली वहाँ से भी कुछ रिप्लाई आएगा इन अपकमिंग वीक्स, एंड उनसे भी बात करके इस मुद्दे पे चर्चा होगी। बहुत बढ़िया। तो ये तो थे आपके रिसर्च के पहलू, ये फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, आपकी एडवोकेसी। इस जी। टॉपिक पे कुछ और आपको कहना है, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं आपके बिजनेस को लेके। इस टॉपिक में लगभग तो मैंने सब कह दिया, सजेशंस क्या होते हैं, क्या दिए, और इसका डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी अपना योगदान दे पाए देश की इकोनॉमी में। यही मेन मोटिव है हायर इसमें एजुकेशन। एनजीओज और कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है?
एनजीओज और कम्युनिटी का भी एक रोल हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ एनजीओज हेल्प कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे। तो जो एनजीओज पहले से वर्क कर रहे हैं इस सेक्टर में, उनको भी हम साथ में लेके आ सकते हैं। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को ट्रेनिंग दे सकते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, या डिफरेंट कोर्सेस कोलैबोरेट करके, इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करके डिफरेंट कोर्सेस फ्रेम कर सकते हैं फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ताकि ऐसा ना हो कि कल को वो जॉब मार्केट में जाए और वहां जाके उनकी कुछ डिसेबिलिटीज की वजह से या कुछ अन्य चीजों की वजह से उनको वहां पे भी फेलियर मिले, वहां पे वो काम ना कर पाए और वेस्ट जाए, मतलब वो वापस उनकी लाइफ जीरो पे आ जाए। ऐसा ना हो, इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट की भी जरूरत है। मैंने देखा है स्टडी के अंदर कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज काफी टाइम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, उतना मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो उनके मोटिवेशन हो, कॉन्फिडेंस हो या टेक्निकल स्किल्स हो, इनके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एनजीओज का बड़ा रोल आ जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जितनी एनजीओज है सब कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन, अब तो हमारी ट्रेनिंग्स भी जो है आउटडेटेड हो गई हैं। तो जैसे हम्म। बीसीए के प्रोग्राम है, एमबीए के प्रोग्राम है, बीबीए है, ये वाले प्रोग्राम एक्सेसिबल वे में हमारी एनजीओज भी तो एफिलिएशन लेके आगे बढ़ सकती हैं, जहाँ बिल्कुल कर एक सकती है। प्रॉपर। लेकिन ये सब आउटडेटेड हैं और ये करना ही नहीं चाहते, सब इजी हैंड अपनाना चाहते हैं। हो सकता है उनके अलग चैलेंजेस हो, उनको उस तरह के इंस्ट्रक्टर ना मिलते हो या फंडिंग का इशू हो। लेकिन मुझे लगता है एनजीओस को बीसीए हो गई या एक्सेसिबल वे में सीए की चीज कोर्सेज हो गए, तो वहाँ कोचिंग देने की बहुत जरूरत है, जो हो नहीं रहा है। जी, मुझे भी यही लगता है कि अभी मैं कुछ एनजीओज के साथ भी बात किया हूँ, तो उनसे मैंने यही दरख्वास्त की थी। कुछ एनजीओज है पुणे में जो बीसीए के कोर्स के ऊपर काम करते हैं एक्सेसिबल बनाने के लिए। बट मैंने उनसे कहा भी कि जैसे बीएससी हो, कई बार लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, खास करके विजुअली इम्पेयर्ड अगर हो, तो बीएससी नहीं कर सकता है, साइंस नहीं ले सकता है। उसकी भी एक वजह होती है कि बच्चे खुद साइंस क्यों नहीं लेते, क्योंकि 9th और 10th में जब वो प्राइमरी एजुकेशन कर रहे होते हैं, तो 9th और 10th का जो साइंस और मैथ्स का जो कोर्स होता है वो उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसकी बजाय उन्हें जो 7th 8th का जो साइंस मैथ्स है वो वापस से पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से उनकी उतनी डेवलपमेंट नहीं होती है साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट में। फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि भाई 11th और 12th में तो नॉर्मल कोर्स होता है सभी के लिए, तो वहां पे वो साइंस और मैथ्स बहुत टफ जाएगा, क्योंकि बेसिक ही उतना अच्छा हुआ नहीं है। तो इस वजह से साइंस नहीं लेते, या साइंस में एडमिशन लेना भी है तो साइंस में एडमिशन नहीं दिया जाता। मेरा एक दोस्त है, उसकी मैं कहानी मतलब इन शॉर्ट बताऊंगा। उसे उसका भी 9th और 10th में साइंस मैथ्स नहीं पढ़ाया गया था, बट उसको कुछ भी करके 11th में जाके साइंस में एडमिशन लेना था और कुछ साइंस फील्ड में ही करना था, बट उसको एडमिशन नहीं दिया जाता है। अब ये तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का भी वायलेशन हो जाता है यहाँ पे, और उसको भी पता नहीं है कि ये सब बातें जाके किसको कहे। फिर अनफॉर्चुनेटली वो बाद में बैचलर इन आर्ट्स कर लेता है और इकोनॉमिक्स में अपनी स्टडी करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ हायर एजुकेशन की बात नहीं है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी भी बात आ जाती है कि 9th और 10th का जो साइंस और मैथ्स है, या जो भी जहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाते हैं, उनका भी कोर्स कंटेंट एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाए और ये सब्जेक्ट्स स्कूल्स में पढ़ाए जाए जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का यूज करके। बिल्कुल। जी। जब हम डिसेबिलिटी में आते हैं तो फिर हम हर चीज को डिसेबिलिटी के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। राइट। अभी आपने बात की अपने बिजनेस की, तो आप किचन से डील कर रहे हैं यूटेंसिल्स को। फॉरेन में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो एक्सेसिबल टूल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, लेकिन इंडिया में उन चीज़ों की भी कमी है। जो फीमेल्स हैं, एक दो चीज़ें हैं उनके लिए, ऑडियो लेबलर हो गया, ऑडियो माइक्रोवेव आता है टॉकिंग, लेकिन वो इंडिया में मिलता नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव है। तो क्या बिजनेस में भी आप एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रख के, और यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप इस फील्ड में भी काम कर सकें, तो क्या उसके बारे में कुछ कर रहे हैं आप, या आने वाले टाइम में प्लान है कुछ?
जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। फ़िलहाल जो मेरा बिज़नेस है वो नॉर्मल यूटेंसिल्स और किचन अप्लायंसेस और होम अप्लायंसेस को हम रिटेलिंग करते हैं। अब इसके साथ मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि उसके ऊपर मेरी अभी रिसर्च चल रही है हालाँकि, कि इसको आगे लेके जाना है। एक प्रोडक्ट रेंज इंट्रोड्यूस करनी है, जो भी करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स हो, यूटेंसिल्स हो, किचन अप्लायंसेस हो, टॉकिंग मशीन्स हो, उसको हम सबसे पहले अपने शॉप में इंट्रोड्यूस करें प्रोडक्ट रेंज को। और ये कंसेप्ट ऐसा है कि सिर्फ एक्सेसिबल अप्लायंसेस या यूटेंसिल्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, ये पूरा इंक्लूसिव रहेगा, जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो भी उनको किचन में यूज होने वाले हैं। और इनिशियल में ये रहेगा, उसके बाद मैं रिसर्च करूंगा कि हम कैसे लो कॉस्ट में किचन और होम अप्लायंसेस को एक्सेसिबल बना सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एकदम इंक्लूसिव फॉर ऑल, किचन अप्लायंसेस फॉर ऑल यूजर्स, ऐसे बोल सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अभी स्टडी चल रहा है उसके ऊपर, मुझे लगता है कि वो इतना कॉस्टली नहीं जाता है कि मान के चलो कि हमें एक वॉशिंग मशीन को एक्सेसिबल करना है या माइक्रोवेव को एक्सेसिबल करना है, तो उसके लिए वो सबसे पहले तो टच सेंसर्स होने चाहिए, जो इजी हो, ब्रेल में हो, जिसके कीज ब्रेल में हो। और उसके अलावा टॉक बैक होना चाहिए उसमें फीचर। अगर हम देखने गए तो आपको याद होगा, हम बचपन में थे तो एक छोटा सा मोबाइल आता था, जो हम बटन दबाते थे तो वो गाना बज जाता था, याद है? बिल्कुल। हाँ, तो वो टेक्नोलॉजी तो उतना डिफिकल्ट है नहीं, या फिर उतना एक्सपेंसिव है नहीं। अगर उसको थोड़ा मतलब मेरा टेक में उतना बैकग्राउंड नहीं है, बट मैं भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा लो कॉस्ट में अगर डेवलप कर पाए और फिट इन कर पाए एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव में, तो वो आराम से एक्सेसिबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उस तरीके से कंपनीज के साथ भी वर्क करूँ आगे जाके, अलग अलग ब्रांड्स के साथ, ताकि उनके प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल हो एंड आगे जाके वो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिके। तो ऐसा भी एक प्लान है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एंड जो ओवरऑल बिल्ट एनवायरनमेंट होता है एक शॉप का, उसको भी एक्सेसिबल करवाओ। अगर हम अभी इंडिया में देखने गए तो ऐसे कितने शॉप्स होते हैं या कितने ऐसे मॉल्स होते हैं कि जो मतलब जो मिनी मॉल्स होते हैं, जो एक्सेसिबल है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो उस तरीके का मॉडल भी लेके आओ, एक पूरा एक्सेसिबल शॉप हो, जहाँ पे नॉट जस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बट ऑल्सो जो एल्डरली विमेन है, मेन है, या चिल्ड्रंस है, या जिन लोगों को टेम्पररी डिसेबिलिटीज हुई है, वो लोग भी इन प्रोडक्ट्स को खरीद सके, आराम से एक्सेस पर कर पाए और इनका यूज कर सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच निखिल, हमसे जुड़ने के लिए, डिटेल में अपनी फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, एक्सेसिबल अप्लायंसेस, हायर एजुकेशन के चैलेंजेस और एडवोकेसी को बताने के लिए। क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए आपका? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, लिसनर्स के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि खास करके मेरा मैसेज जाएगा जो मेरे स्टेक होल्डर्स है फिलहाल स्टडी के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, अगर ये बात कोई सुन रहा है स्टेक होल्डर, तो उनको मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल और फुली इंक्लूसिव करने के लिए जल्द से जल्द एक्शन लिए जाए। इसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है, और इससे ओवरऑल जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ उनका एम्प्लॉयमेंट में भी योगदान रहेगा और देश की इकोनॉमी में भी अच्छा योगदान रहेगा। तो इसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द काम किया जाए, ये मेरा फाइनल मैसेज होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। यस, थैंक यू सो मच दानिश जी, आपका भी। आपके पॉडकास्ट में जुड़ने से बहुत सारी इंसाइट आपसे भी मिली, बहुत अच्छा लगा जी। तो लिसनर्स, बात की आज हमने निखिल साहब से, जो पूना से हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं। हायर एजुकेशन में चैलेंज फेस बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की उन्होंने रिसर्च की, अपनी फाइंडिंग्स बताई, रिकमेंडेशंस बताए,
कैसे आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप निखिल के टच में आना चाहते हैं या कुछ सजेशंस आपके हैं या सॉल्यूशंस हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में निखिल जी की ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से आप निखिल साहब के टच में आ सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us.